चलो शुरू कर दिया। तो जो I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, ये हमें क्या करेगी, हमें अल्टरनेटिंग करंट देगी जो लगातार टाइम के हिसाब से बदल रही होगी। तो चेंज विथ टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार चेंज, पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ये पीरियोडिकली चेंज होती है, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ होता है ना, वो पीरियोडिकली चेंज होता है। तो ये भी पीरियोडिकली चेंज होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला पॉइंट नोट करो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी will represent alternating current which is change in direction and its value from 0 to maximum। अब ये कैसे बोल रहे हैं, change in direction and, हाँ बोलो बोलो बोलो, चेंज, वो ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फ्रॉम। अब आप अगर साइन थीटा का ग्राफ जानते हो तो बहुत आसानी से चीजों को समझा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा का मैं ग्राफ बनाता हूं। ये तो तुमने देख लिया होगा, तो थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन बन के आई, दिस इज I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यही AC है। और अगर हम साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा। बनाया आप लोगों ने कभी? तो देखो यार, ये जो है ना, दिस विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आई नॉट बोला। ये 0 दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? तो बोलेंगे नीचे है, तो मैं कहा हाँ ठीक है, माइनस ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं। ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। क्यों, कैसे? तो मैंने कहा ये ऊपर वाला साइकिल अगर ये रिप्रेजेंट करे सर्किट में कि क्लॉकवाइज करंट जा रही है, तो नीचे वाला साइकिल रिप्रेजेंट करेगा कि सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है। अगर ऊपर वाला बोले नहीं मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए दिखा रहा, तो कोई बात नहीं, नीचे वाला बोलेगा मैं क्लॉकवाइज के लिए दिखा रहा। तो दोनों सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ कि भैया क्लॉकवाइज सर्किट में करंट जा रही या एंटी क्लॉकवाइज जा रही, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस का इंडिकेशन है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो यहां पे मैंने बोला यार ये वैल्यू 0 है, तो ये मैक्सिमम देगा, तो फिर से 0 मिलेगा, और फिर से मैक्सिमम मिलेगा, और फिर से 0 मिलेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली बातें अपन करते नहीं है, क्योंकि वो सेंस ऑफ रोटेशन बदल जाता है। कैसे बदलता है वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि इस कंडीशन में जो वैल्यू का वेरिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 टू मैक्स, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0। क्लियर है कि नहीं? लिखो जरा इसको। तो जो वैल्यू चेंज होंगी, दिस इज 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0, फिर से मैक्स। हाँ तो पूरा नोट कर लेना, अभी नहीं, अभी ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ यहां से नोट करना था। पहले आपने इक्वेशन लिखी, उसके बाद ये ग्राफ बनाओ और यहां तक नोट करो। ये कैसे प्रोड्यूस होती है अभी लिखवा रहे हैं, 2 मिनट में लिख लिया। यहां तक लिखो लिखो। हटा दें। थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब
मालूम है साइकिल एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैं वो बताता हूं आपको। साइकिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं यहां पे लूप बनाता हूं और ये रेजिस्टेंस है और ये मैंने एसी लगाई, बेटा बात बंद करो। तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 to t/2 कौन का माइक चालू है, बंद करो। तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में यानी 0 to, समझ नहीं आ रहा है यार किसी को। मुस्कान, मुस्कान पता नहीं कहां भाग गई। हाँ ठीक। तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब हुआ 0 से लेके t/2 तक, यहां तक। ये 0 है, ये t/2 है, और ये फिर से 0 आया, फिर से t/2 आया, तो ये t/2 के आगे जाएंगे तो ये t हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल यानी 0 to t/2 की बात कर रहा मैं, ये कहानी होगी। तो 0 to t/2 के बाद जो अगला नंबर आएगा t/2 से लेकर t तक, ये कहानी होगी। अब ये कहानी क्या है मैं समझाता हूं आपको कि सर्किट में जो एसी करंट फ्लो हो रही होगी उसका बिहेवियर कुछ ऐसे होगा कि एक साइड इस वाला टर्मिनल को अपन पॉजिटिव और इस वाले को अपन नेगेटिव मानेंगे, तो करंट मान लो ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल की स्टेज को अगर हम देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो। तो ऐसी स्टेज से अगर अपन ने बनाया तो क्लॉकवाइज दिख रहा तो पहले क्लॉकवाइज बना लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज। तो एग्जैक्टली कहानी ये है कि यार ये सिर्फ सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि सर्किट में जो करंट जा रही क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस को तो करंट से मतलब है, पूरी आ रही तो पूरी आ रही, यहां से आ रही कोई मतलब नहीं इसको कि यहां से आ रही, कहीं से भी लेना है हमको। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, यहां तक नोट करो। हटा दें इसको बेटा। चलो हटाते हैं। अब जरा अगले पॉइंट पे लिखते हैं कि भैया एसी जनरेट कैसी होती है। तो लिखो जरा, हाउ कैन एसी जनरेट। तो ये पूरा पॉइंट जो अपन ने यहां तक करा था उसको लिख लेंगे आगे। हाउ कैन एसी जनरेट लिखो। याद रखना ये चीज बार बार भूलने की जरूरत नहीं है। जब भी अपन किसी कॉइल को, जब कभी भी हम किसी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं अबाउट इट्स डायमीटर, तो ध्यान रखना डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे, अबाउट इट्स डायमीटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें एसी मिलती है। तो लिखो जरा, एसी कैन प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग अ लूप about its diameter in uniform magnetic field। नोट करो, about, ओ यार, AC can produce by rotating of loop about its diameter। अब इसमें यार इसकी रिकॉर्डिंग में यही प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। अब जो बोल रहा होगा उसकी फोटो बन गया है, हटा भी नहीं सकते इसको। लिख लिया? ठीक,
चक्कर में तो इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। चलो बढ़ते हैं। रोटेटिंग बाय रोटेटिंग इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के जो घुमाते हैं ना तो ऐसे मिलता है। यहां तक नोट करो पूरा और ये स्टेप भी लिख लेना। हो गया काम? इरम कोई दिक्कत तो नहीं है? आज जो पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक बेसिक होगा एसी का, कुछ खास इसमें ज्यादा कठिन नहीं पढ़ेंगे, और ये ध्यान रखना इसका एप्लीकेशन कल और परसों बहुत अच्छे से होगा, तो आपने पूरी चीज को ध्यान रखना है। अब मैं अगर इसके ग्राफ को बनाता हूं कि यार ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो तीन बेसिक चीजें अपने पास आई। पहला फ्लक्स, दूसरा ई और तीसरा आई। इन तीनों के ग्राफ अपन बना के देखते हैं एक साथ, कैसे बनाएंगे। टाइम वो तो लेना पड़ेगा, और दूसरी स्टेज में क्या रहेगा, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो अपन ने फ्लक्स लिया, पाई कैसा है, कॉस की लिखी हुई वैल्यू देखो बेटा, तो इसमें तो कॉस का ग्राफ आएगा, तो कॉस वाला ग्राफ बनाओ। समझ में आया? अब इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा ई वाला देखेंगे, तो ई में साइन का आएगा, साइन वाला बनाओ। अब वैल्यू बराबर होंगी, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूं मैं। अब जो हमारे पास बना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बेटा? मैं समझ गया। तो जो डॉटेड वाला बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। क्लियर है? ई को भी मैंने ऊपर डॉटेड कर दिया, जिससे देखे दिख भी रहा कि नहीं, ई तो नहीं दिख रहा ढंग से, तो ये ई हो गया। अब उसके बाद हमें बनाना है करंट के लिए, आई के लिए, तो आई क्या होगा, ये है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यानी इसका ग्राफ भी साइन वाला ही होगा, ऊपर या नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट बना देना, थोड़ा सा मान लो नीचे ही बना देना मैं। लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने के लिए थोड़ा घुमा घुमा के बना रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो लास्ट वाला ग्राफ बना है, ये करंट को रिप्रेजेंट करना है। अब आप देख के बता सकते हो, क्या करंट और ई एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे, एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे, तो कैसे होंगे, सेम फेज में। क्लियर है कि नहीं? लेकिन
ये जो है ना और ये दोनों सेम पॉइंट पे नहीं है तो सेम फेज में नहीं होंगे, तो इनमें फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो लिखो जरा एक लाइन, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। एसी करंट लिख देना, एसी करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हर जगह होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट फ्लक्स हैज सम फेज डिफरेंस विथ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो सम की वैल्यू वो भी आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, दिस इज 5/2। ये जनरल कंडीशन इस पर्टिकुलर कंडीशन में है, अपनी आगे कंडीशन बदलेंगे रिजल्ट बदल जाएंगे। यहां तक नोट करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। क्लियर हुआ? क्या बोला, क्या बेटा? हाँ, फ्लक्स हैज सम पोटेंशियल डिफरेंस विथ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो है वो कितना है, तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बेटा 90 डिग्री इस पर्टिकुलर कंडीशन में। हो गया यहां तक? हटा दो, ठीक। कुछ बेटा एक दो टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होंगी, जो इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं और उनको याद रख लेते हैं एग्जैक्टली समझना क्या है। पहली टर्मिनोलॉजी तुम्हारे लिए रहेगी, देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मींस आई मैक्स। देखो आई मैक्स है क्या एग्जैक्टली, तो देखो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ alternating current, it is the maximum value of alternating current। क्लियर है? तो जो एसी की मैक्सिमम वैल्यू वही है अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी दी अपन ने, प्लस या माइनस आई नॉट। लिख लिया बेटा? अब दूसरा टर्म हम लिखेंगे आई मीन। इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, किसी को याद है? आई मीन मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी आती है मुस्कान? E0/2 नहीं आती, वो बाद में देखें। तुम वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू। टू आई अपॉन पाई, सीधे सीधे याद रखो। ये आएगी कैसे अपन अभी देख लेते हैं। 2i अपॉन पाई होती है कि आई मैक्स होता है? यहाँ पे मैक्स ही होता होगा, क्योंकि आई के साथ अपन क्या करेंगे, एग्जैक्टली जो फॉर्मूला बनेगा वो एवरेज निकाल रहे हैं ना अपन। तो मीन बेटा कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालते, क्योंकि पूरा चक्कर लगेगा तो जीरो ही हो जाएगा, आधी के लिए कैलकुलेट करता है। तो आई इंटू डी टी 0 to t/2 डिवाइडेड बाय डी टी, और ये भी आता है हमारे पास 0 to t/2। यहां तक ये नोट करो, फिर अपन अभी चेक करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है और कैसे आ रही है। हो गया? ठीक, इसको हटा दें। ये वैल्यू भी निकाल के देखते हैं ये आएगी कैसे। ये प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रूफ से जो रिजल्ट निकल रहा होगा, जिस रिजल्ट से प्रूफ आ रहा होगा
वो अपने बहुत काम आएगा, इसलिए अपन इसको ड्राइव करके देखेंगे। तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए एग्जैक्टली, देखो dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t/2 तो t बनेगा, लिमिट डालेंगे t/2 तो t/2 हो जाएगी, तो इसमें ज्यादा कुछ सवाल है नहीं। तो दैट मीन्स अपन डायरेक्ट लिखेंगे आई मीन दिस इज इक्वल टू i इंटू dt, तो 0 से t/2 और नीचे भी जाएगा 0 से t/2, तो सीधा लिख दिया t/2। पलट के लिखेंगे तो 2/t होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर है यहां तक? मुस्कान, निखिल, कोई दिक्कत? अब देखो आगे की कहानी क्या है यार, आगे की कहानी में ये 2 लिखा है, t लिखा है, बाहर रन देंगे, i की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2/t 0 से t/2, i की वैल्यू डालो, दिस इज i नॉट साइन ऑफ ओमेगा t इंटू dt। i नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो i मीन दिस इज इक्वल टू कितना 2/t, तो 2i0/t लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t/2 साइन ऑफ ओमेगा t इंटू dt। एग्जैक्टली बात ये, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके याद रखनी है कि ये कितनी आएगी। जैसे ये निकाल लेंगे अपन तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा। तो ये वैल्यू जो आएगी इसको अपन अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं, बाद में यूज करेंगे और वही याद रखेंगे, बाकी तो अपन कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो 0 से t/2 साइन ऑफ ओमेगा t इंटू dt। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी आएगी कोई बता सकता है हमको? 2 मिनट ले लो, इंटीग्रेशन करके देख लो और वैल्यू दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 0 थी? क्या 0 थी? पूरी वैल्यू? अगर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगी? तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगी? वही 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो तो 0 ही हो जाएगा। तो दिस विल, अरे नहीं, ये जो साइन ऑफ ओमेगा टी की निकालनी है अपन ने 0 से t/2 के लिए, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं आएगी, बस ये पक्का है। बोलो कितना आ रही है? 2 आ रही है? 2 भी नहीं आ सकती। 2 आ रही है क्या? देख लेते हैं, फिर चेक कर लेता हूं मैं, क्योंकि 2 तो नहीं आ सकती। हाँ, मैं पूरी दुनियादारी की पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि वही अपन ने लर्न करनी है। देखो बेटा, सॉल्व करने के लिए क्या होता था कि अपन ने इंटीग्रेशन तो सीखा है, बट ओमेगा टी का नहीं सीखा, तो नया वेरिएबल मानेंगे। लेट
ओमेगा इंटू टी इक्वल टू थीटा। ऐसे करे भी है अपन ने क्वेश्चन। तो जैसे इसको सॉल्व करा, डिफरेंशिएट करके देख लो किसी भी थीटा के हिसाब से, किसी भी टी के हिसाब से। तो अगर मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगी वैल्यू? तो ये हो जाएगा ओमेगा बस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अपन ने तो डी टी निकालना है, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी थीटा बाय ओमेगा। लेकिन इतने से काम नहीं होता, अपन लिमिट भी तो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसमें दो लिमिट आ रही है, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल लिमिट कितनी है? 0, तो टी इक्वल टू 0 पुट करा। थीटा भी क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है कि नहीं? दोबारा पुट करेंगे, टी इक्वल टू टी बाय 2, तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी बाय 2। टी इक्वल टू बेसिक रिजल्ट आपको पता होगा 2 पाई बाय ओमेगा होता है कि नहीं होता? तो वो अपन देख सकते हैं। अब ये बाय 2 था, तो 2 को भी इधर रखा, काटो जो कुछ कट रहा है, तो पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पाई के बराबर ही मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने लिमिट तय कर ली यार, जो वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, फाइनल लिमिट की वैल्यू आ रही है पाई के बराबर, और इनिशियल लिमिट की वैल्यू आ रही है 0 के बराबर। तो यानी ये इंटीग्रेशन जो आपके सामने लिखा है, दिस वैल्यूज बिकम इक्वल टू 0 टू पाई साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह साइन थीटा इंटू डी थीटा करा ना डी टी को, तो 1 बाय ओमेगा नीचे आ जाएगा बस। क्लियर है यहां तक? अभी आंसर नहीं हुआ। अब ये वैल्यू कोई भी निकाल सकता है। कैसे? अपन ने ग्राफ बनाया था, एक बार याद करो, इंटीग्रेशन के केस में थीटा का साइन के साथ। तो मैंने बताया था आधे डंबल की वैल्यू कितनी होती थी? 1 1 -1 -1, याद है? ये गोल हो गया दिमाग से। तो 1 और 1 मिला के देखा, या आप 0 से साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लो तो वैल्यू 2 ही आएगी। तो 0 टू पाई 2 आता है। ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यूज बिकम इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। ये याद रखना है। अब दोबारा कोई इतना बड़ा सॉल्यूशन मुझसे दोबारा मत करवाए, उसे डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 0 टू टी बाई 2 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी लिखा हुआ है, तो दिस वैल्यूज बिकम इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। ये पूरा याद होना चाहिए वैल्यू, क्योंकि एसी में ये वैल्यू बहुत काम आएंगे आपको। अगर किसी को डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला आता होता तो अलग बात है, मैथ्स वालों ने तुरंत कर लिया, क्योंकि उनको मालूम है कांस्टेंट नीचे आ जाता है, वो सीधा सीधा कर दिया। तो उनके लिए तो याद रखना नहीं याद रखना कोई बात नहीं, बट बायो वालों को याद होना ही होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, हटाता हूं मैं इसको, हटा दे बेटा। ठीक, तो अगर ये वैल्यू याद है तो हो गया काम। फिर क्या है, ये कितनी